हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासों में आपका स्वागत है। 10th बोर्ड और 9th क्लास से संबंधित आपका चैप्टर चल रहा था सांख्यिकी की। उसके अंदर आपको समांतर माध्य के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार से दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात किया जाता है। पिछली वीडियो के अंदर आपको एक वर्गीकृत जो बंटन सारणी थी उसका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, अगर कोई बारंबारताएं नहीं दी हुई हो, अज्ञात हो, तो उनका मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। और पिछले वीडियो के अंदर आपको औसत के बारे में बताया था। तो आशा करते हैं कि आपको वर्गीकृत बंटन सारणी जो है वो आपके उसका माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है वो समझ में आ गया होगा। आज आपको वर्गीकृत बंटन सारणी का माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। तो आपकी जो 10th क्लास की एक्सरसाइज है 17.2 उसका क्वेश्चन ले लेते हैं हम। उसके अंदर कुल मिला के 8 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन में बिल्कुल सेम तरीका है, समान तरीके से हम माध्य ज्ञात करते हैं। आपको 1-2 क्वेश्चन हम उसमें बताएंगे, बाकी आप क्वेश्चन स्वयं निकाल सकते हो समझने के बाद में। तो मैं यहाँ पर 10th क्लास की जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 17.3 1 और 2 में अवर्गीकृत जो बंटन सारणी है उसका माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपको पिछले वीडियो के अंदर बता दिए थे। तो 17.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ। उसमें देर का है दिए गए बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो बंटन सारणी है, पेज नंबर और लिख देते हैं 284 के ऊपर है। तो देखिए प्राप्तांक एक कक्षा के छात्रों का यहाँ पर प्राप्तांक और छात्रों की संख्या के बारे में बताया गया है बंटन सारणी के रूप में। उसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये आज आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। देखो प्राप्तांक जिसको वर्ग के रूप में हम व्यक्त करते हैं और छात्रों की संख्या जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एफ से व्यक्त करते हैं। इसमें दे रखा है 100 से 120 प्राप्त करने वाले प्राप्तांक और उनके छात्रों की संख्या है 10। 120 से 140 यहाँ पर ये वर्ग है वो वर्गीकृत हो गया, बट गया 100 से 120 के अंदर बट गया, 120 से 140 में बट गया। तो इस प्रकार से समूहित वर्गीकृत बंटन सारणी बन गई। 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 तक ये बंटन सारणी वर्गीकृत है, बटी हुई है। इसमें हमें इन वर्ग और इनकी जो बारंबारताएं हैं अर्थात छात्रों की जो प्राप्तांकों का मान दे रखा है वर्गीकृत रूप में और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है इनकी सहायता से हमें क्या करना है, इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है अर्थात औसत या एवरेज ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक का प्रश्न ही हो, किसी भी प्रकार का ऐसे प्रश्न बन सकता है। आप भी अपनी इच्छा से मन से बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल प्रश्नावली है, सिंपल प्रश्नावली है। अपने स्वयं के द्वारा भी आप ऐसे कोई भी बंटन सारणी बनाकर उसका माध्य ज्ञात करके समझ सकते हो। हालांकि इसी प्रकार के आपकी प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन है जो बहुत ही नॉर्मल है। इस दिए गए बंटन का हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बंटन सारणी में दिया हुआ है कि किसी कक्षा के अंदर जो छात्र हैं उनके द्वारा प्राप्त किए गए किसी भी एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर जो प्राप्त किए गए प्राप्तांक है वो दे रखे हैं कि 100 से 120 तक नंबर प्राप्त करने वाले प्राप्तांक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 10। अर्थात 10 छात्र ऐसे हैं जो 100 से लेकर 120 तक नंबर प्राप्त करते हैं टेस्ट के अंदर, एग्जाम के अंदर। या मान लो आप टेस्ट लगते हैं 3, अर्धवार्षिक परीक्षा लगती है और वार्षिक परीक्षा लगती है, उनका जो सम्मिलित टोटल होता है वो होता है 200 नंबर का। अगर बात करें हम 9th क्लास की, 9th क्लास के अंदर 200 में हम बात करें 100 से लेके 120 नंबर जो प्राप्त करने वाले छात्र हैं, मान लेते हैं गणित विषय के अंदर ही है, तो गणित विषय के अंदर 100 से लेकर 120 नंबर तक प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं उनकी
संख्या है 10, अर्थात 10 छात्र ऐसे हैं जिनके 100 से लेके 120 के अंदर अंक प्राप्त हुए हैं, उनको नंबर प्राप्त किए हैं। अगर हम बात करें 120 से लेके 140 नंबर प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या है 20, अर्थात 20 छात्र ऐसे हैं जो 120 से लेके 140 तक नंबर प्राप्त करते हैं, अंक प्राप्त करते हैं। और 140 से 160 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं, उनकी संख्या भी कितनी है? 20 है, अर्थात 20 छात्र ऐसे भी हैं जिनके नंबर 140 से 160 के मध्य में आते हैं। इसी प्रकार 160 से 80 तक, 180 तक की बात करें, अर्थात 200 में से 160 से 180 नंबर प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या 15 है, अर्थात 15 छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर 160 से 180 के अंदर आते हैं 200 में से। और इसी प्रकार 180 से लेके 200 में, अर्थात 180 या उससे ऊपर और 200 तक के, अर्थात पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करने वाले या फिर 180 से ऊपर नंबर प्राप्त करने वाले, अर्थात जो टॉप छात्र हैं, इंटेलिजेंट छात्र हैं, उनकी संख्या है 5, क्योंकि इंटेलिजेंट छात्रों की संख्या बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बंटन सारणी को बनाया गया है। 5 छात्र ऐसे हैं जिनके 80 से अबाव नंबर आते हैं 200 में से। तो इस प्रकार से ये सूचना दी गई है। हमें क्या करना है? इस सूचना से, इस सारणी की सहायता से इनका माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब हमें ऐसे प्राप्तांक ज्ञात करने, ऐसा एक प्राप्तांकों का मान ज्ञात करना है जो ये बताता हो कि क्लास के अंदर जो छात्र है उनका क्या स्टैंडर्ड है, अर्थात लगभग छात्र कितने नंबर प्राप्त करते हैं। अर्थात जैसे 140 के आसपास ज़्यादा छात्र नंबर प्राप्त करते हैं, कितने, कुल मिला के इनका औसत एवरेज रूप में, अर्थात इससे क्लास के स्टैंडर्ड का भी पता चल जाएगा कि इस तरह के छात्र हैं क्लास के अंदर। तो हमें यहाँ पर इस वर्गीकृत बंटन सारणी का माध्य ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इस बंटन सारणी को ऐसे पोर्टेबल उतारेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले इस सारणी को इस प्रकार से उतार लेना एग्जाम के अंदर, और यहाँ पर आप प्राप्तांक देख सकते हो या डायरेक्टली आप x लिख सकते हो, अर्थात वर्ग को x से लिख सकते हैं और छात्रों की संख्या को आप f फ्रीक्वेंसी के रूप में यहाँ पर लिख सकते हो। अब हमें इस वर्ग को जो मान दे रखा है उनको यहाँ पर लिखेंगे 100 से 120, अर्थात 100 से लेकर 120 तक जो अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं उनकी संख्या है 10, अर्थात 10 छात्र ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 100 से 120 के अंदर आते हैं। और 120 से 140 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 20 है। 140 से 160 नंबर प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या भी कितनी है? 20 है। और 160 से 180 अंक तक प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या 15 है, 15 है। और 180 से 200 तक, जिनमें 200 भी हो सकते हैं, 200 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 180 या उससे ऊपर प्राप्तांक जो है वो 5 छात्रों के आते हैं। तो ये 5 हो गया। और उसके बाद में हम यहाँ पर योग लिख देंगे, क्योंकि हम बारंबारताओं के योग का टोटल का भाग देंगे। तो इस प्रकार से आपको इस बंटन सारणी को अच्छे से उतारना है और उसके बाद आपको बारंबारताओं को जोड़ देना है, इनका योग कर लेना है, अर्थात कितने छात्र हैं क्लास के अंदर वो योग से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 20, 50 और 15, 65 और 5, 70, अर्थात कुल मिला के क्लास के अंदर 70 छात्र हैं। इससे ये पता चल रहा है कि क्लास के अंदर 70 छात्र हैं जो अध्ययन कर रहे हैं। 9th क्लास मान लो, चाहे 10th क्लास मान लो, 9th क्लास मान लो। इन 70 छात्रों का जो प्राप्तांक, अर्थात अंक प्राप्त करने का जो सूचना है, अंक प्राप्त करने की सूचना है, वो यहाँ पर दी हुई है कि इन 70 छात्रों में से 10 छात्र ऐसे हैं जो 100 से लेकर 120 तक अंक प्राप्त करते हैं कुल मिला के, और 20 छात्र ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक है 120 और 140 की रेंज के, 120 से 140 की जो रेंज है, परास है, वहाँ तक प्राप्त करते हैं। और 20 छात्र ऐसे भी हैं जो 140 से 160 अंक प्राप्त करते हैं, और 15 छात्र ऐसे हैं जो 160 से अबव 180 तक अंक प्राप्त करते हैं, और 5 छात्र ऐसे हैं जो 180 से 200 तक के अंक प्राप्त करते हैं। हमें इन प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है।
औसत ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। अभी तक मैंने आपको जो पिछली वीडियो के अंदर माध्य ज्ञात करना समझाया था, बताया था, उसमें क्या होता था कि जो वर्ग है ये वर्ग वर्गीकृत नहीं होता था, ऐसे बटा हुआ नहीं होता था कि 100 से 120 में ऐसे सीधे ही यहाँ पर केवल मात्र एक ही मान दिया हुआ था, एक एक ही संख्या दी हुई होती थी। और उससे हम डायरेक्टली क्या करते थे, बारंबारताओं को उससे गुणा करके फिर जोड़ के बारंबारताओं के योग का भाग देते थे और माध्य ज्ञात कर लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी ये विशेषता आ गई कि ये जो वर्ग है ये बटा हुआ है, अर्थात आपको पता है कि इन बारंबारताओं को हम वर्ग से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस 10 को किससे गुणा करें, 100 से करें या 100 से ऊपर 101, 102 ऐसे 120 तक का पूरा मान है। ये वर्ग ये बता रहा है कि छात्रों के 100, 101, 102 अर्थात 120 तक अंदर अंक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये कन्फर्म नहीं है कि 100 नंबर ही प्राप्त करते हैं या 120, अर्थात इसके अंदर कितने भी अंक प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे 10 छात्र हैं। तो हम इस 10 को किससे गुणा करें, ये यहाँ पर दिक्कत है। इसी प्रकार से सभी के अंदर ये है। अगर यहाँ पर इस वर्ग के अंदर केवल मात्र एक ही संख्या दे दी जाए तब तो हम डायरेक्टली बारंबारताओं से गुणा करके उनका योगफल करके बारंबारताओं के योग का भाग दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वर्ग वर्गीकृत है, बटा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि ये वर्गीकृत आ गया तो ये डिफिकल्ट हो गया, कठिन हो गया। बहुत ही नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, ये जो वर्ग है दिया हुआ है इसका मध्य मान ज्ञात कर लेना है, अर्थात वर्ग जिसे कहते हैं वो बीच वाला मान आपको ज्ञात कर लेना है, अर्थात लिख देना है। तो मध्य मान आपको निकालना है, ये ध्यान रखना है। माध्य के लिए आपको हमेशा इस वर्ग का मध्य मान ज्ञात करना है। जबकि हम पिछले वीडियो की बात करें उसके अंदर तो मध्य मान ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ था, आपको निकाला हुआ था, अर्थात एक एक संख्या दी हुई थी, इसका मतलब एक प्रकार से मध्य मान ही था, ये आपको मान लेना है। लेकिन यहाँ पर मध्य मान न देखें, यहाँ पर वर्गीकृत बंटन दिया हुआ है, ये बटा हुआ है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। तो इनमें हमें एक ऐसा निश्चित मान लिखना है जिनको हम इन बारंबारताओं से गुणा कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वर्ग का मध्य मान ज्ञात करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये मध्य मान सिर्फ माध्य निकालने के लिए निकाला जाता है। आगे आपका जो चैप्टर आएगा माध्यिका, बहुलक, उनके अंदर ऐसे मध्य मान नहीं निकाला जाता है। तो आपको माध्य के लिए इनका मध्य मान निकालना है, ये ध्यान रखना है। बाकी किसी और के अंदर, बहुलक या माध्यिका के अंदर आपको मध्य मान नहीं निकालना है। तो हम यहाँ पर इस वर्ग का मध्य मान ज्ञात करते हैं। मध्य मान को आप वर्ग चिन्ह भी कह सकते हो या एक्स डैश से व्यक्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से ऐसे एक टेबल और बनानी है जिसके अंदर आपको वर्ग का मध्य मान लिखना है। तो बहुत ही ईजी है। मध्य मान कैसे निकालते हैं आपको ध्यान देना है। ये जो वर्ग है 100 से लेकर 120 तक बटा हुआ है, इनकी उच्च सीमा और निम्न सीमा को हम जोड़कर उसका मध्य मान अर्थात 2 का भाग दे देते हैं, जो बीच वाला मान आ जाता है। यहाँ पर ये जो 100 है वो इस वर्ग की निम्न सीमा है और 120 इसकी उच्च सीमा है, जो आगे आपको आपके काम में आएगी। यहाँ पर इस वर्ग की बात करें तो 120 निम्न सीमा है और 140 इसकी उच्च सीमा है। लेकिन अगले वर्ग की अगर बात करें तो 140 निम्न सीमा हो जाएगी और ये उच्च सीमा हो जाएगी। इसी प्रकार से ये निम्न सीमा है 160, तो यहाँ पर 180 उच्च सीमा है। इस वर्ग की बात करें तो 180 इसकी निम्न सीमा है और 200 इसकी उच्च सीमा है, अर्थात 2 सीमा है। 100 नीचा है, 120 ऊंचा है, तो ये उच्च और ये 120 उच्च हो गया और ये 100 निम्न हो गया। तो इस प्रकार है उच्च सीमा और निम्न सीमा होती है। इन दोनों को हम जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, अर्थात उसके बीच वाला मान ज्ञात कर लेते हैं, वो ही मध्य मान कहलाता है। कुछ छात्र गलती कर देते हैं बोर्ड के अंदर कि मध्य मान क्या होता है, कैसे निकालते हैं, समझ नहीं पाते। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही ईजी है। आप दोनों सीमाओं को जोड़ दो, अर्थात जो भी दोनों मान दिए हुए उनको आप जोड़कर 2 का भाग दे दो, वही मध्य मान होगा। और जैसे ही आप इस वर्ग का मध्य मान निकालोगे तो आपका जो ये क्वेश्चन बनेगा वो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया उसी प्रकार का बन जाएगा, क्योंकि वर्ग के अंदर एक एक मान आ जाएगा और एक एक मान आता है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उनको बारंबारताओं से हम गुणा करके जोड़कर भाग देके माध्य निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है माध्य ज्ञात करने के लिए। सभी क्वेश्चन बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर आपको मध्य मान निकालना है। कैसे, देखो 100 को और 120 को हम जोड़ेंगे तो ये 220 हो जाएगा और 220 का आधा हो जाएगा 110, अर्थात
120 और 100, इन दोनों को जोड़कर हम 2 का भाग दे देंगे, इनका बीच वाला मान ले लेंगे। ये पॉइंटों में भी आ सकता है, कुछ % जो हम आगे बताएंगे उनमें ये दशमलव में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ही सीधा सीधा मान आ रहा है। 120 को और 140 को जोड़ेंगे हम तो ये 260 हो जाएगा, और 260 का आधा करेंगे हम, 2 का भाग देंगे उसके अंदर, तो ये 130 आ जाएगा। आप चाहो तो लिख के जोड़कर आप 2 का भाग देके आराम से निकाल सकते हो, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो। बाकी ये वैसे भी बहुत ही ईजी है, आप ऐसे सीधे भी बता सकते हो कि इनका मध्यमान क्या होगा, क्योंकि हमें उस सीमा को और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना है। 2 का भाग देने का मतलब उसका आधा करना है, हाफ करना है, जो बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम 160 को और 140 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, 200, 300, अर्थात 140 और 160 300 जाएगा, और 300 का मध्यमान निकालना, आधा करना बहुत ही आसान है, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो ये हो गया 150। अब देखो 160 और 180 को जोड़ेंगे तो 60 और 80 140 होता है, और 100 और 100 200 200 तो 340 हो गया। 340 का आधा करेंगे तो 170 हो जाएगा। ये आपको ध्यान से करना है, कुछ छात्र ये मध्यमान निकालने में मिस्टेक कर देते हैं, तो ये आपको मिस्टेक गलती नहीं करनी है। आराम से जोड़कर इनमें 2 का भाग देके बीच वाला मान निकाल लेना है, मध्यमान निकाल लेना है, ये सावधानी से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो 200 और 180 ये हो गया 380, और 380 का आधा अगर हम करें तो 190 होता है, ये 190 हो गया। आप लिख के भी 2 का भाग दे सकते हो, जो बहुत ही आसान है, लेकिन ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार आप अच्छे से और जांच कर लोगे, जैसे 120 और 100 हो गए 220, 220 का अगर आधा करेंगे तो 110 हो जाएगा, क्योंकि 200 का आधा 100 हो जाएगा और 20 का आधा 10 हो जाएगा। यहाँ पर 140 और 120 है तो ये हो जाएगा 260। 260 में हम 60 का आधा करेंगे तो आएगा 30, और 200 का आधा 100 तो 130 हो जाएगा। ये इसी प्रकार 160 और 140 होते हैं 300, क्योंकि 60 और 40 100, और 100 और 100 200 तो हो गए 300। 300 का आधा आप जानते हो 150 होता है, 150 होता है। इसी प्रकार से 180 और 160 तो 100 और 100 तो 200 हो गया, 60 और 80 हो गया 140, तो 140 और 200 340। 340 का आधा करेंगे हम तो हो जाएगा 170, तो 170 हो गया। इसी प्रकार से 180 और 200 मिलकर होंगे 380। 380 का आधा करेंगे तो 80 का आधा तो 40 हो जाएगा, और 300 का आधा 150 हो जाएगा, 150 और 40 हो गया 190। इस प्रकार से आपको क्या करना है, मध्यमान निकाल लेना है। अब कुछ छात्र ये गलती कर देते हैं कि मध्यमान निकालने के बाद इन मध्यमानों को ही जोड़ लेते हैं, इनका ही टोटल करके 70 का भाग दे देते हैं और माध्य निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका उसी प्रकार से बन गया जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, क्योंकि ये जो वर्ग था वो इस प्रकार से एक एक संख्याएं आती थी, वर्गीकृत होता था। यहाँ पर केवल मात्र एक एक ही संख्या होती थी, ऐसे बटी हुई नहीं होती थी, और साथ में बारंबारताएं दी हुई थी, तो हम उन बारंबारताओं को इन मानों से गुणा करके माध्य निकाल देते। वैसे ही अब आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि उसी प्रकार का एक क्वेश्चन बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन बारंबारताओं को इन मध्य मानों से आगे गुणा करके और लिखेंगे। अब इस वर्ग से हमें कोई मतलब नहीं है, इनका हमने मध्यमान निकाल लिया, इस मध्यमान से और इन बारंबारताओं से मतलब है, इसी के हिसाब से हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो अब हम फ्रीक्वेंसियों को इन मध्य मानों से क्या करेंगे, गुणा करके लिखेंगे। जो सावधानी से आपको गुणा करना है, क्योंकि ज़्यादातर छात्र इनको गुणा करने में गलती कर देते हैं, कुछ छात्र जोड़ने में गलती कर देते हैं, और कुछ छात्र भाग देने में। जबकि प्रश्न बहुत ही ईजी है, सिर्फ यहाँ पर गणितीय जो संक्रिया है, जो गुणा या बाकी यही है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा विशेष ध्यान देने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9th क्लास के अंदर भी लगभग 6 अंक के माध्यमातिका बहुत आगे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, और 10th क्लास के अंदर तो एक सांख्यिकी का क्वेश्चन है, वो लगभग हमेशा 6 अंक का आता है। तो ये 6 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो बहुत ही ईजी है। तो कमज़ोर छात्रों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो आराम से समझ के 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना है, सावधानी से करना है, जो भी आप यहाँ पर गुणा करोगे जोड़ोगे वो सब। तो अब हम इनको बारंबारताओं को और फ्रीक्वेंसी मध्य मानों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में। 10 से गुणा करेंगे 110 को तो 1 0 और लग जाएगा, तो ऐसे ये हो जाएगा 1100। इस
प्रकार से आपको साफ साफ लिखना है। 1100 हो गया। 130 को 20 से गुणा करेंगे तो देखो 2 जीरो है, उन 2 जीरो को तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब रही बात 13 को 2 से गुणा करने की, तो 13 दूना ये 26 हो गया, तो ये हो गया 2600। इस प्रकार से आपको ध्यान से गुणा करना है। आगे देखो हम 150 को 20 से गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो तो हम इस प्रकार से लगा देंगे क्योंकि 2 जीरो है लास्ट में, तो गुणा होने पर तो आएगी। रही बात 15 को 2 से गुणा कर सकते हो आप आराम से, तो 15 गुना 30 हो गया, तो ये हो गया 3000। इस प्रकार से आपको सही तरीके से लिखना है। यहाँ पर इकाई के नीचे इकाई का, दहाई के नीचे दहाई का, सैकड़े के नीचे सैकड़े का, हजार के नीचे हजार का। अगर किसी में कोई अंक कम आता है तो इधर से वो जगह खाली हो जाएगी, बाकी इधर से आपको इकाई के नीचे इकाई इकाई लिखना है, इधर से लिखते आना है। यहाँ पर देखो 15 को हम 170 से गुणा करेंगे तो ये 1 जीरो तो हम लगा देते हैं। अब रही बात 15 को 17 से गुणा करने की, 15 को 17 से गुणा करेंगे तो 15 का फाड़ा हम 7 बार बोलेंगे, 15 7 105, 105 का ये 5 हो जाएगा, हासिल की हो जाएगी 10, 15 स्थान 105, हासिल की 10 हो गई। 15 को 1 से और गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 और हासिल जो थी कैरी थी वो 10 थी, 10 और 15 हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से 2550 हो जाएगा गुणनफल। सावधानी से गुणा करना है, ध्यान से। देखो मैंने यहाँ पर 1 जीरो तो ऐसे सीधे ही लगा दी क्योंकि ये जीरो तो लास्ट में जो गुणा होने पर आएगी। रही बात अब 17 को 15 से गुणा करने की, तो 15 का फाड़ा आप पहले 7 बार बोल लो, 15 स्थान 105, 105 का 5 हो जाएगा, हासिल की 10 होगी 10। अब 15 को 1 से और गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, 15 और 10 हो जाएगा 25, तो ये 25 आपको ऐसे लिख देना है। अब हम गुणा करेंगे 5 को 190 से, तो ये जीरो तो आप ऐसे सीधे सीधे लगा दो पहले। अब रही बात 19 को 5 से गुणा करने की, तो 19 5 95, या फिर आप 5 का फाड़ा बोल कर 19 को गुणा कर लो। 19 को 5 से, ये 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 45 का 5 हासिल की 4, और 5 एकम 5 और 4 हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से ये 950 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है 950 के अंदर सिर्फ 3 ही अंक है, जबकि बाकी के अंदर 4-4 अंक थे। इधर से ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक और सैकड़े के नीचे सैकड़े का। बाकी यहाँ पर इस 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है या शून्य लगा देना है या ऐसे छोड़ देना है, लेकिन ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने बारंबारताओं को मध्यमान से गुणा कर लिया। तो माध्य निकालने की प्रक्रिया बहुत ही नॉर्मल है, ईजी है। हमें इस वर्ग का मध्यमान निकालना है और फिर मध्यमान को बारंबारताओं से गुणा कर लेना है, जो बहुत ही ईजी है। तो थोड़ा सा बस ये एक स्टेप बढ़ गया कि ये वर्गीकृत आता है तो उसका हम मध्यमान और निकालते हैं, क्योंकि गुणा बारंबारता से गुणा करने के लिए हमें कोई एक निश्चित संख्या चाहिए, और वो निश्चित संख्या इस वर्ग के अंदर तो दी हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ये वर्ग बटा हुआ है। 100 से लेकर 120 के अंदर है, और हम 10 को गुणा करें तो 100 से करें या 110 से करें या 101 से करें, क्योंकि 100 से ऊपर सभी है, कोई सा भी अंक हो सकता है, और 120 है इससे नीचे कोई भी अंक हो सकता है। तो हम इस बारंबारताओं को किससे गुणा करें, इसके लिए हमें एक निश्चित संख्या चाहिए, और वो संख्या हम प्राप्त करेंगे मध्यमान निकाल के, क्योंकि बीच वाला जो मान होगा उससे गुणा करने का मतलब न 100 की तरफ रहेगा वो ज़्यादा, न 120 की तरफ रहेगा, क्योंकि बीच में आ गया, प्रतिनिधित्व कर रहा है मध्य का। इस प्रकार से हम मध्यमान को गुणा करते हैं। तो पहले आपको ये मध्यमान इस प्रकार से निकाल लेना है, और फिर आपको मध्यमान को बारंबारताओं से क्या करना है, तो करना है गुणा करना है। ये सावधानी से आप गुणा करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसका टोटल करना है। तो हम यहाँ पर टोटल करते हैं सिग्मा F1 X1, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हम इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, प्रत्येक जो यहाँ पर गुणनफल है उनमें इकाई के अंकों का टोटल करेंगे। तो यहाँ पर 0 0 सबके अंदर 0 है, तो ये 0 लिख देंगे इसे। उसके बाद हम दूसरे अंक को, इधर से जो सैकड़े का दहाई का अंक है उसको जोड़ेंगे। तो ये 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है। यहाँ पर देखें तो 5 और 5 10 हो गया, 10 का यहाँ पर 0 है, हासिल की 1 होगी, उसको अगले टोटल के अंदर हम काम में लेंगे। अब हम तीसरे अंक को जोड़ेंगे, जो थर्ड डिजिट है उसको इधर से, एक ये है और एक हासिल 2 2 और 6 8 हो गया, 8 यहाँ पर 0 है, 8 8 और 5 13 13 और 9 हो गया 22 22 का यहाँ पर 2 गया, हासिल की 2। अब हम चौथे अंक को जोड़ेंगे, उसके बाद में एक बार और जांच करेंगे कहीं कोई मिस्टेक ना हो। तो हासिल की 2 है। अब 4 नंबर पे अंक है उसको जोड़ेंगे, 1 1 और 2 हासिल की 3 3 और ये 2 5
5 और 3 8, 8 और 2 10। कुछ छात्र इस 9 को भी वापस जोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर ये नीचे लिख दिया तो आप जोड़ोगे, तो ऐसा नहीं करना है। हम चौथे अंक को जोड़ रहे हैं, जबकि इसके अंदर 3 ही अंक है, तो ये तो पूरा जुड़ चुका पहले ही। तो इस प्रकार से हो गया 10, क्योंकि 2 हासिल और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो ये हो गया इस प्रकार से 10 का 10। तो ये 10,200 ये टोटल आ जाएगा। ज़्यादातर देखा है कि इंटेलिजेंट छात्र भी इस टोटल को गलत कर देते हैं, जब ये जोड़ते हैं तो इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ऐसा देखने में आता है। तो आपको ये सावधानी से जोड़ना है, सावधानी पूर्वक ये टोटल करना है। एक बार इसकी और अच्छे से जांच कर लेंगे। जैसे पहले अंक को जोड़ते हैं तो सबके अंदर 0 है, तो ऐसे 0 के 0 लिख देंगे हम, कोई हासिल नहीं है, शून्य आ गया। ऐसे कैसे? कुछ छात्र ऐसे करते हैं कि 0 है इसलिए लिखते ही नहीं है, कि दिन का तो टोटल ही नहीं हुआ, क्या लिखेंगे? तो ऐसा नहीं करना है, सही ढंग से जोड़ना है। अब हम दूसरे अंक को जोड़ते हैं, जिसके अंदर दूसरा अंक 0 है, इसमें भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। इसके अंदर देखते हैं तो दूसरा अंक 5 है। इस 5 को और नीचे देखें तो ये दूसरा अंक भी 5 है, तो 5 और 5 10 हो गया। 10 का यहाँ पर 0 लिख देंगे, हासिल है उसको आगे काम मिलेंगे। तो छात्र सीधे की सीधे 10 ही लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये जोड़ने का नेम नहीं है। हासिल है उसको आगे काम मिलेंगे। अब तीसरे अंक को जोड़ेंगे हम, तो 1 और 1 हासिल 2 और ये तीसरा अंक 6, 8 हो गया। 8, 8 और 0 8, 8 और 5 13 और यहाँ पर 9 है, तो 13 और 9 22 होता है। तो 22 का हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। हासिल भी 2, उसको अगले अंक में जोड़ेंगे। चौथे अंक के अंदर जो 4 नंबर का अंक है वही 1 और 1 2 हासिल की थी, तो ये हो गया 3 और इसके अंदर चौथा अंक 2 है, ये 5 हो गया। 5 और इसके अंदर जो 4 नंबर पे है वो 3 है, तो ये 8 और इसमें है 2, तो ये 8 और 2 10 हो गया। इसके अंदर कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं जोड़ना है। ऐसे नहीं कि इस 9 को इसके अंदर ले लें और गलत कर देंगे। ऐसे 10 का 10 हो गया, बाकी कोई अंक है नहीं जोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से आपको सावधानी पूर्वक ये टोटल करना है। अब देखो, पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, अर्थात जो सिग्मा F1 X1 करते हैं उसके अंदर सिग्मा F का भाग देते हैं। अर्थात यहाँ पर हमने ये जो बारंबारताओं का योगफल किया है, सिग्मा F1 अर्थात ये है 70 70। इस 70 का हम क्या करेंगे, इसके अंदर भाग दे देंगे। भाग देने पर जो मान प्राप्त होगा वही समांतर माध्य होगा, उसे हम समांतर माध्य कहते हैं। तो अब देखिए, समांतर माध्य या माध्य, इसको माध्य भी कह सकते हैं, x बार बराबर सिग्मा F1 और x1। इसमें हम भाग देते हैं बारंबारताओं के योगफल का। हमेशा माध्य निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, इन बारंबारताओं के योगफल का ही भाग देते हैं। कुछ छात्र जो माध्यक है अर्थात माध्यिका या बहुलक है, उनमें भी ये बारंबारताओं का टोटल कर लेते हैं और उसको काम पे ले लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मध्यमान और ये बारंबारताओं के योगफल का भाग, ये सिर्फ माध्य समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। बाकी जो 2 और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, माध्यिका और बहुलक, उनके अंदर मध्यमान नहीं निकालते हैं और साथ ही साथ बारंबारताओं का टोटल का भाग भी नहीं देते हैं। ये सिर्फ माध्य निकालने के लिए यूज में लिया जाता है। तो हम यहाँ पर बारंबारताओं के योग का भाग देंगे, तो वो है सिग्मा F1 या सिग्मा F। अब हमें ये मान लिखना है, उसके अंदर बारंबारताओं के योग का भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए, समांतर माध्य बराबर सिग्मा F1 X1 है 10,200, तो ये 10,200 लिख दिया। और बटे हुए के अंदर सिग्मा F है, बारंबारताओं का योगफल है 70, तो ये 70 हम यहाँ पर लिख देंगे भाग के अंदर बटे हुए। अब यहाँ पर देखिए, सीधे सीधे एक एक जो 0 है वो लास्ट में है, ऊपर अंश में और नीचे हर में भी, तो इसको तो हम काट देंगे। काटने पर आपके पास जो माप आएगा वो होगा 1020 बटे हुए नीचे 7, क्योंकि एक एक 0 तो ऐसे कट गई, ऊपर बचा 1020 और नीचे ये 7। अब 7 का भाग देना है 1020 के अंदर। 7 का भाग देना बहुत ही आसान है, आप आसानी से 7 का भाग दे सकते हो। जैसे सबसे पहले हम 7 का भाग देंगे 10 के अंदर। 10 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 बार नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। एक बार यहाँ पर 10 में भाग जाएगा तो ये एक यहाँ पर लिख देंगे। या फिर आप रफ कार्य के अंदर भाग की जो नॉर्मल प्रक्रिया है
वैसे भी भाग करके यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर सीधे भी आप भाग दे सकते हो, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर 10 में हमने 7 का भाग दिया, एक बार गया, जितनी बार जाता है उसको भागफल में लिखते हैं, और बचा उसके पास अगली संख्या उतार लेते हैं। तो यहाँ पर 10 में 7 का भाग देने पर एक बार गया, 3 बचा, उस 3 के पास हम अगले डिजिट को अंक को उतार लेते हैं। तो वो 3 के पास जब 2 उतारेंगे तो वो 32 हो जाएगा, और 32 के अंदर हम फिर से भाग देंगे। तो 7 एकम 7, 7 21, 7 चौके 28, अर्थात 4 बार जाएगा। 32 में 7 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, और बच जाएगा 4, क्योंकि जितना अधिक है उतना बच जाएगा। 4 बचा, आगे है शून्य उतारने के लिए, तो 4 के पास हम 0 उतारेंगे तो 4 40 बन जाएगा, और 40 के अंदर हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 6 बार नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 5 बार देते हैं, अर्थात 7 पंजे 35, ये 5 बार भाग जाएगा। तो ये 5 यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे देखिए, 7 पंजे 35, बचा यहाँ पर 40 था, तो 5 बच गया। अब हम आगे कुछ उतारें तो आगे कुछ उतारने के लिए नहीं है, 5 शेष पल है वैसे देखा जाए तो, लेकिन हमें आगे भाग को तोड़कर दशमलव में आगे और 1-2 भाग की प्रक्रिया अपनानी है। तो हम यहाँ पर भाग को तोड़ते हैं। जब भाग को तोड़ते हैं तो भागफल, जहाँ पर हम भागफल के अंक लिख रहे हैं वहाँ पर हम दशमलव लगाते हैं, और जहाँ पर हमारे पास जो शेष फल बचा था उसके पास हम 0 लगा लेते हैं, अर्थात उसके दाहिनी साइड में हम शून्य लगा देते हैं, जिससे वो जितना होगा उससे 2.5 अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 बचा था, उस 5 के पास हम 0 लगाएंगे तो कुल मिला के वो 50 हो जाएगा, और 50 में फिर हम भाग देंगे, जितने का भाग दे रहे उतना ही, अर्थात 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग 50 के अंदर दिया तो 7 7 49, अर्थात 7 बार जाएगा। तो ये 7 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे देखें तो 49 में 7 का भाग देने पर 7 बार गया, फिर भी शेषफल बच रहा है, अर्थात एक शेषफल बच रहा है। तो कुछ छात्र क्या करते हैं, दोबारा से भाग तोड़ देते हैं और फिर से दशमलव लगा देते हैं। तो ऐसे गणित के अंदर कभी भी डबल दशमलव नहीं लगता है किसी भी संख्या के अंदर, अर्थात किसी एक संख्या के अंदर एक ही दशमलव हो सकता है, आगे दूसरा दशमलव नहीं होगा। अर्थात एक बार भाग तोड़ने के बाद दोबारा भाग नहीं तोड़ा जाता है, नहीं टूटता है। अर्थात जो भी कुछ भाग तोड़ने के बाद में शेषफल बचता है उस शेषफल के पास में हम 0 लगा लेते हैं, बिना कुछ भागफल में कुछ किए सीधे ही 0 लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 7 7 49, 1 बचा था, उस 1 के पास हम 0 मान लेंगे, अर्थात उसको 10 मान लेंगे, और 10 के अंदर हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, ऐसे एक बार जाएगा। फिर भी 3 बचेगा क्योंकि 10 के अंदर 7 का भाग देने पर एक बार जाता है तो 3 बचता है, तो वो 3 फिर से 30 बन जाएगा, और 30 के अंदर हम भाग देंगे तो 7 चौके 28, ऐसे 4 बार जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 बच रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पर हम आगे से आगे भाग देते जाएं तो भी ये भाग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, क्योंकि 7 का भाग दे रहे और 1 का 4 20, और 7 में कोई भी विनिष्ट गुणनखंड नहीं है, तो 7 का भाग कभी भी पूरा नहीं जाएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत है, जो आपको शायद पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कब दशमलव प्रसार शांत होता है, अशांत होता है। अर्थात अंश और हर में अगर कोई भी विनिष्ट गुणनखंड नहीं हो, कुल मिला के ये एक परिमेय संख्या का रूप हो, तो फिर हर के अंदर अगर 5 या 2 के गुणनखंड नहीं होते हैं, अगर इस हर के गुणनखंड करें हम, वो 2 या 5 ही घात के रूप में नहीं होते हैं, या उनके अलावा किसी और के रूप में भी हो, तो फिर दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो यहाँ पर 7 है, इसलिए 7 का भाग कभी भी 1020 में पूरा नहीं जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि 7 का भाग किसी भी संख्या में पूरा नहीं जाता, जैसे 14 है, 21 है, उनमें पूरा जाता है, लेकिन उसके अंदर वो विनिष्ट गुणनखंड होता है अंश और हर के अंदर, जिससे वो 7 कट जाता है, रह ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करें, आगे से आगे आता जा रहा है, पूरा नहीं होगा, तो माध्य के अंदर या बहुलक या माध्यिका के अंदर हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद लगभग 2 अंकों तक हम भाग देते हैं, अर्थात 2 अंकों तक भाग दे देते हैं। अगर दशमलव प्रसार अशांत हो, तो अगर शांत होता है तब तो हमें 3 अंकों तक भी निकालना पड़ता है, जिससे कि वो पूरा हो जाए, या 4 अंकों तक पूरा हो जाए। लेकिन अगर आपको ये पहले से ही पता है कि दशमलव प्रसार अशांत है, तो आप दशमलव के बाद 2 बार आप भाग दे दो, भाग तोड़ने के बाद अब 2 बार आप 2 अंक लिख दो भाग देकर,
फिर भी अगर शेषफल बचता है तो फिर हम क्या करते हैं, तीसरी बार जब 2 बार भाग देने के बाद में तीसरी बार भाग देने के लिए हमारे पास जो शेषफल बचता है, जैसे यहाँ पर 4 का भाग दिया था, 7 चौक 28, जबकि बचा कितना था, 30 था, 30 के अंदर 7 चौक 28 तो 2 बचा था। तो यहाँ पर 7 का भाग जब हमने दिया था 10 के अंदर 7 एकम 7 तो 3 बचा था, क्योंकि दूसरी बार भाग दिया, एक बार गया, फिर भी 3 बचा। अब ये जो शेषफल बचा है 2 बार भाग देने के बाद में, उसको देखते हैं कि वो भाग देने वाली संख्या के आधे से ज़्यादा है या कम है। अर्थात 10 के अंदर हमने 7 का भाग दिया तो एक बार गया, 3 बचा, ये 3 7 के आधे से ज़्यादा है या कम। अगर 7 के आधे से ज़्यादा है तो आप इस दूसरे अंक को 1 अंक बढ़ा सकते हो लगभग लगाकर, और अगर 7 से ज़्यादा नहीं है, आधे से ज़्यादा नहीं है 7 के, तो आप फिर उस शेषफल को छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर देखें 10 के अंदर हमने 7 का भाग दिया, एक बार गया, 3 बचा, 3 7 के आधे से अर्थात 3.5 से कम है तो हम उस 3 को छोड़ देंगे, अर्थात तीसरी बार भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम यहाँ पर लगभग लगा देंगे। तो ये लगभग लगा दिया क्योंकि भाग तो पूरा होने वाला है नहीं, तो 2 अंकों के बाद हम लगभग लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपका माध्य आ गया, अतः प्राप्त अंकों का समांतर माध्य, जो किसी ने पूछा था कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो समांतर माध्य कितना है, 145.71 लगभग। अर्थात इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि क्लास के अंदर जो छात्र है वो लगभग कितने 145 के आसपास नंबर प्राप्त करते हैं। ज़्यादातर छात्र 145 के आसपास नंबर प्राप्त करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी छात्र 200 में से 145.71 अंक ही प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है। अर्थात 145 से कुछ छात्र ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं, तो इससे नीचे भी कुछ छात्र अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन इनका एवरेज है, औसत है, वो है 145.71, अर्थात लगभग 200 में से 145 के आसपास नंबर प्राप्त करते हैं। इससे ये भी साबित होता है कि क्लास का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा ठीक है, अर्थात 145-200 के अंदर नंबर प्राप्त कर रहे हैं तो क्लास जो है वो थोड़े इंटेलिजेंट छात्रों वाली क्लास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा इंटेलिजेंट वाली है, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो 200 में से 110 छात्र ऐसे भी हैं जो 100 के आसपास ही नंबर प्राप्त करते हैं, 200 में से, अर्थात 50% ही। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो 120 से 140 के बीच में, जैसे 20 छात्र हैं यहाँ पर, 140 से 160 के बीच में 20 छात्र हैं, 200 या 180 के आसपास 5 छात्र ने प्राप्त किए, 160 या 180 के आसपास नंबर प्राप्त करने वाले छात्र 15 हैं। तो यहाँ पर ये जो एवरेज आता है वो पूर्णतः सत्य नहीं होता है। कुल मिला के ऐसे नहीं कह सकते कि सभी छात्र 145.71 अंक ही प्राप्त करते हैं, लेकिन इससे हमें ये जानकारी जरूर मिल जाती है, सूचना मिल जाती है कि क्लास में किस प्रकार के छात्र हैं, इंटेलिजेंट छात्र है या फिर कमज़ोर छात्र है। अगर ये औसत बहुत ही कम आता, ये एवरेज कम आता, तो इससे ये पता चल जाता है कि क्लास का जो स्टैंडर्ड है वो कमज़ोर है, अर्थात छात्र कमज़ोर है पढ़ाई के अंदर। लेकिन 145.71 आने का मतलब इससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि क्लास का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये तो बात की बात है स्टैंडर्ड कैसा है या कैसा नहीं है, लेकिन आपको तो ये ध्यान रखना है कि हम माध्य कैसे निकालते हैं। अगर वर्गीकृत बंटन सारणी दी हुई हो, अर्थात ये वर्ग बटा हुआ हो इतने से इतने में, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे 100 से 120 है तो ये 120 नीचे आई, यहाँ पर 130 भी हो सकता था, 130 से 140 हो सकता था, या 130 से 150 भी हो सकता था, ये कैसे भी आ सकता है। ये नहीं है कि इनके अंदर सबके अंदर जैसे 20-20 का अंतर है तो ये 20-20 का ही रहे। माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग कैसा भी हो सकता है। अगर वर्गीकृत है तो इसमें कुछ भी मान आए, आपको तो उच्च सीमा को और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग देके मध्य मान निकालना है, ये ध्यान रखना है। और मध्य मान निकालने के बाद आपको इनको बारंबारताओं से इंटू करना है, गुणा करके यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर पहले सभी जो वर्ग थे उनका मध्य मान निकाल लिया, और इन मध्य मानों को इनके सामने वाली जो बारंबारता है उन्हीं से गुणा करना है। तो छात्र ये नहीं सोच पाते हैं कि हम इनको गुणा किससे करें, इससे करें या इससे करें। तो आपको चित्र में जो दिख रही है जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है, जैसे यहाँ पर
100 और 120 नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों की बारंबारता है 10 है, 10 छात्र हैं, तो उसी के मध्यमान से आपको बारंबारताओं से गुणा करना है। तो इस मध्यमान को इन्हीं की फ्रीक्वेंसी से गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद इन सबका हम एक साथ टोटल कर लेंगे। इनको जोड़ना है। कुछ छात्र मैंने देखा है इन मध्यमानों को ही जोड़ लेते हैं, जो आपको मैंने पहले भी बताया था, उन्हीं के अंदर इन बारंबारताओं के योग का भाग दे देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बारंबारताओं को और मध्यमान को गुणा करके आपको जोड़ना है। और आपको पिछले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस थोड़ा सा काम ये है कि ये जो वर्ग दिया हुआ था उसका हमें मध्यमान निकालना है। बाकी काम जो आप सामान्य तौर पर जो माध्य निकालते हो, जो पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया बंटन सारणी के अंदर, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो बस मध्यमान निकालने का काम यहाँ पर एक्स्ट्रा है और फिर इनको जोड़कर हम बारंबारताओं के योग का भाग देते हैं। तो ऐसे आपके इस 17.3 में या 2 के अंदर शायद 8 क्वेश्चन है और 8 के 8 क्वेश्चन ऐसे वर्गीकृत है, बंटन सारणी के अंदर बटे हुए हैं और उनका माध्य पूछा गया है। तो मैं मानता हूं कि आप वो 8 क्वेश्चन कर सकते हो। फिर भी आपको अगले वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन और लेकर माध्य ज्ञात करना बता देंगे, जिससे आपकी ये पूरी प्रश्नावली है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फिर भी आप उन 8 क्वेश्चनों को हल करके देखना, साथ ही साथ कुछ उदाहरणों में भी है उनको हल करके देखना। और अगर आप उन क्वेश्चनों को हल करके नहीं देखते तो कोई बात नहीं, आप अपने मन से भी बना सकते हो, क्योंकि हो सकता है कुछ छात्रों के पास बुक नहीं हो, किताब नहीं हो, और जैसे 9th क्लास वाले छात्र हैं उनके पास है 10th क्लास वाली बुक नहीं हो। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास किताब हो ही, आप अपने मन से भी ऐसे कोई भी बंटन सारणी बना सकते हो, ऐसे वर्गीकृत लेकर, और उनकी कुछ भी फ्रीक्वेंसी या बारंबारताएं ले सकते हो। आपके दिमाग में जो भी कुछ क्वेश्चन आए या कोई सामान्य बात आए दैनिक जीवन से संबंधित, उसी का आप क्वेश्चन बना सकते हो और आप खुद भी स्वयं हल कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको हल करना है, जो बहुत ही आसान है। तो मैं मानता हूँ कि आप ये माध्य ज्ञात करने का जो चैप्टर है, किस प्रकार से माध्य ज्ञात करते हैं, वो शायद समझ गए होंगे। पिछले अगले वीडियो के अंदर आपको माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं एक आधा क्वेश्चन लेकर और समझा देंगे, तो इससे माध्य का चैप्टर मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये जो माध्य है उसके लिए 2 विधियाँ और हैं, एक तो कल्पित विधि और एक पद विचलन विधि। उसके द्वारा भी माध्य ज्ञात किया जाता है, जिससे बहुत ही आसान हो जाता है माध्य ज्ञात करना, समय बहुत ही कम लगता है। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी कल्पित विधि से कैसे माध्य ज्ञात किया जाता है वो बताया था, लेकिन उसमें ये जो वर्ग था वो वर्गीकृत नहीं था, अर्थात ऐसे बटा हुआ नहीं था, सीधे ही अवर्गीकृत बंटन दिया हुआ था, सीधी संख्याएं दी हुई थी, उनमें से हम किसी को भी कल्पित माध्य मानकर ये ज्ञात कर लेते थे माध्य। तो हम ऐसे वर्गीकृत बंटन सारणी का माध्य कल्पित विधि से या पद विचलन विधि से कैसे ज्ञात किया जाए वो भी आपको अगले वीडियो के अंदर बताएंगे, जिससे आपके ये माध्य का जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ हम वर्गीकृत बंटन सारणी लेकर उसमें जो फ्रीक्वेंसियाँ हैं इनमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी को अज्ञात मान के, जैसे आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था मैंने, उस प्रकार से अज्ञात मानकर हम माध्य की सहायता से फिर उन लुप्त बारंबारताओं को, जो भी बारंबारताएं नहीं हैं, उनको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करना भी बताएंगे। तो फिलहाल मैंने बहुत ही इजी और बहुत ही सरल सा क्वेश्चन बताया है और सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझा है, इसको आप अच्छे से आसानी से तैयार कर सकते हो। ये नहीं मानना है कि ये बहुत ही सरल है और हमें आता है इसलिए इसको देखने की या तैयार करने की क्या हो सकता है, ऐसा नहीं मानना है। क्योंकि पिछले जो बैच वाले छात्र हैं उनसे देखा गया है कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, कुछ छात्र इसको नॉर्मल मानते हैं, देखते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है कि तो मुझे आता है, लेकिन एग्जाम के अंदर, टेस्टों के अंदर वो गलत कर देते हैं, ज़्यादातर इंटेलिजेंट छात्र, क्योंकि हम जिस क्वेश्चन को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जटिल होता है, उसको हम बहुत ही सावधानी से दिमाग लगा के उसको हल करते हैं, तो बिल्कुल दिमाग एकाग्र होकर उसमें लग जाता है और गलती होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें दिमाग बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उतना ध्यान नहीं रख पाता है, क्योंकि वो ये मान लेता है कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसलिए वो जल्दबाजी के अंदर कहीं पर गुणा के अंदर या फिर कहीं जोड़ने में ऐसी गलती कर देता है। ऐसा नहीं है, आपको प्रत्येक प्रश्नावली को अच्छे से तैयार करना जरूरी है। और अब की बार हो सकता है कि आपके कोर्स में कुछ कटौती की जाए, तो उसके अंदर मेरे हिसाब से ये जो
सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है वो तो 100% रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो NCERT वाले टॉपिक हैं उनको ही हटाने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये माध्य वाली प्रश्नावली समझिए, वो सांख्यिकी वाली प्रश्नावली तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएगी, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, इसको नहीं हटाया जाएगा। दूसरी बात, जब बाकी प्रश्नावलियाँ रहती हैं, साथ में पूरा कोर्स रहता है, तब ये 6 अंक का क्वेश्चन आता है लगभग बोर्ड के अंदर, जो 30वां प्रश्न आता है। लेकिन अगर बाकी प्रश्नावली को हटा दिया जाएगा तो फिर इस प्रश्नावली का जो वेटेज है, जो अंक भार है, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हो सकता है 6 अंकों की बजाय इसमें 10 या 15 अंकों की इस प्रश्नावली को कर दिया जाए, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कारण से भी आपके लिए ये सांख्यिकी की जो प्रश्नावली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। चाहे से आपको कितनी ईजी लगती हो, लेकिन इसके जितने भी जो क्वेश्चन है या जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन बनते हैं वैसे क्वेश्चन बनाकर इनको हल करके अच्छे से अभ्यास कर लेना है, क्योंकि जब भी क्लासें लगेंगी तो ये जो प्रश्नावलियाँ बचेंगी, बाकी प्रश्नावली हटाने के बाद में उन्हीं को अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, उन्हीं को तैयार किया जाएगा, क्योंकि इनका अंक भार भी बढ़ जाएगा। तो आपको सांख्यिकी की प्रश्नावली को तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी भी है और कमज़ोर छात्रों के लिए तो बहुत ही आसान है, वो आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। तो आज ये आपको क्वेश्चन जो बताया मैंने किस प्रकार लगा, कैसा लगा, इसमें क्या समझ में नहीं आया या फिर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो। मैंने देखा है कि पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारे छात्र कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारे समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आपको कोई तरीका समझ में नहीं आया हो या कोई पॉइंट या किसी प्रकार का जो हमारे दिमाग में यहाँ पर नहीं आ पाता है, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत ही कम होता है, तो अगर आपके पास कोई दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा हो कि हमें इस प्रकार से बताओ या ये क्वेश्चन किस प्रकार का है तो हम कैसे हल करें, ऐसा कुछ आप हमसे पूछ सकते हो। या फिर अगर आपको जो पढ़ाने का तरीका है, बोलने का जो तरीका है, अगर उसमें कुछ आपको कमी लग रही हो, आपके समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो भी आप कमेंट्स करके लिख के बता सकते हो, हम उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और भी अगर किसी अन्य प्रश्नावलियों के प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो आप उनको पूछ सकते हो, कोई दिक्कत हो तो हमें बता सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट्स करके। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करना अच्छा लगे तो, और अगर हो सके तो किसी अन्य स्टूडेंट्स के पास भी शेयर करना इसका लिंक, जिससे वो भी देख सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।